2023 के आखिर में यानी अब से कुछ महीने बाद 5 राज्यों मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होने और उसके तुरंत बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव भी होंगे। इन चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी है, लेकिन अब इस रण के लिए टीम मोदी तैयार हो गई है। टीम मोदी का ऐलान कर दिया है। ये वो टीम है जो सुनिश्चित करेगी कि 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार, जो बात खुद नरेंद्र मोदी ने कही थी, तीसरी बार वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस टीम में कौन कौन शामिल है, कौन से ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, इन नामों को क्यों शामिल किया गया है और किन नामों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बीजेपी ने जहां बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, टीम मोदी का ऐलान भी हो गया, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी तक इंडिया अलायंस, INDIA अलायंस जो बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, उसे ही संभालने में लगी है। उसे फुर्सत ही नहीं है। रायपुर अधिवेशन आपको याद होगा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी टीम चुनने की आजादी दी गई थी, लेकिन वो आजादी इतनी थी कि पूरी आजादी ही थी। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। सोचिए, लोकसभा चुनाव सर पर हैं और अभी तक कांग्रेस पार्टी अपनी टीम नहीं बना पाई है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। और फिर बातें बड़ी बड़ी कि इस बार प्रधानमंत्री तो INDIA अलायंस का ही बनेगा, नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। हवाई बातों में तो इनका कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करती है और बहुत पहले से काम शुरू कर देती है। इसीलिए बीजेपी को विपक्षी पार्टियां, बाकी राजनीतिक दल चुनावी मशीन भी कहते हैं, जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है। टीम मोदी में 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो नाम हैं वो यूपी से आए हैं। 6 नाम हैं जो यूपी से हैं। टीम मोदी की वो बड़ी बातें जो विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत तय करेगी, वो आपको अब बताती हूं। इस टीम में उत्तर प्रदेश से एक पसमानदा मुस्लिम को भी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और तेलंगाना के पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये दो बड़ी खबरें हैं, ये दो बड़े नाम हैं। इसलिए कह रही हूं क्योंकि इनका प्रभाव अपने अपने इलाकों में है। उत्तर प्रदेश से आते हैं जो पसमानदा मुसलमान हैं, जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, और बांदी संजय कुमार जिन्होंने तेलंगाना में पार्टी को खड़ा किया, उनको भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। भाजपा ने कर्नाटक के जो CT रवि थे और असम से लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया को महासचिव पद से हटा दिया है। इस टीम में एक नया नाम है जो बीजेपी की पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने की एक बड़ी कोशिश आप कह सकते हैं। ये नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के पूर्व कुलपति, आपको याद होगा तारिक मंसूर, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें बीजेपी ने कुछ समय पहले जब MLC के चुनाव हुए थे तो उस वक्त MLC बनाया गया था। तभी कहा गया था कि ये बीजेपी की नई रणनीति है पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने की। नई टीम में शामिल करने के फैसले को पसमानदा मुसलमानों के लिए पार्टी की पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही, उनके लिए कई कार्यक्रम चलाए गए और उनको जो लाभार्थी वर्ग है उसका, जो योजनाएं हैं केंद्र की, उसका लाभ मिलता है। इसीलिए उन तक ये बात पहुंचे, केंद्र की योजनाएं क्या हैं ये उन तक जानकारी पहुंचे। ये सारी कवायद पार्टी की तरफ से लगातार ही की जा रही है। तेलंगाना, जहां एक वक्त माना जाता था कि बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है, वहां बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लग रहा था कि BRS यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो KCR की पार्टी है, उसके बाद बीजेपी नंबर 2 की पार्टी होगी। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हार का असर तेलंगाना में देखा गया और अब ये राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। जो नेता BRS से आने वाले थे वो कांग्रेस में चले गए। बहुत कुछ उथल पुथल हुआ। कर्नाटक का सबसे ज्यादा असर बीजेपी पर जो हुआ वो कर्नाटक में भी नहीं हुआ बल्कि तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने वाला एक नाम था जो बीजेपी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष भी थे, बंदी संजय कुमार। उनका बड़ा योगदान, तेलंगाना में बीजेपी ने जिस तरह से खुद को
दौड़ में लेके आई है, जिस तरह से खुद को स्थापित किया, उसमें बांदी संजय कुमार का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ कारणों से हटा दिया गया था अध्यक्ष पद से तेलंगाना के, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, यानी एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को उनके पद पर बरकरार रखा गया है। इनमें कैलाश विजयवर्गीय महामंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्य विपक्षी चेहरा बनने में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी बना, इसके पीछे कैलाश विजयवर्गीय का बहुत बड़ा योगदान था। वहां के भी वो प्रभारी थे, और जब ऐसा हुआ तो वाकई बीजेपी कह रही थी, लेकिन 77 सीटें आ जाना बहुत बड़ी बात थी 3 सीट से, और बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की, जिसमें बहुत बड़ा योगदान कैलाश विजयवर्गीय का माना जाता है। कैलाश विजयवर्गीय को 5 राज्यों में मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए जो पॉलिटिकल कमान होती है वो पहले ही सौंप दी गई थी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से जरूर आते हैं, लेकिन वो इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। पार्टी को जहां उनकी जरूरत होती है, पार्टी वहां उन्हें भेजती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2018 में बीजेपी इन तीनों प्रदेशों में चुनाव हार गई थी। इसके बाद जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री हो गई थी वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। इन तीनों को ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक समय में ऐसा लग रहा था कि पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह को आगे नहीं करना चाहती। वसुंधरा राजे सिंधिया से तो नाराज नजर आ रही थी, लग रहा था कि प्रदेश की इकाई और केंद्र का जो नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत ज्यादा आगे करना नहीं चाहता। लेकिन अब कर्नाटक की हार के बाद पार्टी इन नेताओं को नाराज करके कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं नजर आ रही। इसीलिए उसे लग रहा है कि जो है उनको वैसे ही रखा जाए, वरना अगर ऐसा कुछ हुआ तो हार हो सकती है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के चांसेस बहुत अच्छे, और मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान कम बैक करेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान की सीएम के रूप में वापसी हो गई थी, उसके बाद वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं रहे थे। बाकी जो नेता हैं तीनों, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह और रघुवर दास, इन तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर बरकरार रखा गया है, यानी कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे AK एंटनी, जिनके बेटे कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बड़ी बात कि उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। BL संतोष जो कर्नाटक से आते हैं, 1993 से RSS के प्रचारक हैं, कई प्रदेशों की कमान वो संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बरकरार रखा गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। पार्टी आला कमान को BL संतोष पर बहुत भरोसा है, और उत्तर प्रदेश में हमने देखा भी था उनका भी योगदान। जो भारी जीत हुई बीजेपी की दूसरी बार, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बने, उसमें उनका भी योगदान पार्टी मानती है कि उनके काम करने का तरीका ऐसा है कि वो RSS और बीजेपी दोनों के बीच समन्वय बनाते हुए जमीनी स्तर पर ऐसी जमीन तैयार करते हैं कि बीजेपी के लिए जीत की फसल काटना थोड़ा आसान हो जाता है। तो बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। कोई ऐसा नाम नहीं हटाया गया जिसको हटाने से दिक्कत हो। उत्तर प्रदेश का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश को प्रायोरिटी में रखा गया है। मध्य प्रदेश से 3 लोगों को शामिल किया गया है। तो पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिश की है, और अब टीम मोदी पूरी तरह तैयार है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनके, आप कह लीजिए, दौरे शुरू हो चुके हैं। राजस्थान वो जा चुके हैं कई बार, मध्य प्रदेश जा चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ भी गए हैं। तो उनकी रैलियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन प्रदेशों का चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि जो राज्य के नेता हैं, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हैं, या तेलंगाना में जो बांदी संजय कुमार को आगे किया गया है, या फिर क्योंकि आपके पास अगर प्रदेश में मजबूत नेता नहीं होगा, मजबूत लीडरशिप नहीं होगी, तो मुश्किल आती है। जो कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी क्योंकि नरेंद्र मोदी हर चुनाव अपने कंधे पे खींच के ले जाएं, ये संभव नहीं है। और जहां जहां आप देखिए स्टेट लीडरशिप मजबूत है, वहां वहां पार्टी जीतती है। जहां जहां स्टेट लीडरशिप में प्रॉब्लम होती है, मजबूत नहीं होती है, वहां वहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।